ये जब जाता है तो सामने वाले देश के परखच्चे उड़ जाते हैं 10 मिनट के अंदर। पाकिस्तान पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है कि उसके पास वो जो मिसाइल्स हैं, वो जो रेंजेस हैं। तो व्हाट इज योर मैसेज टू एन एवरेज सिटीजन इन इंडिया? इस टाइम के लिए, इस सिचुएशन के लिए, ये छोड़ दो कि मुझे यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ानी। इस टाइम पे देश को आपकी ज़रूरत है। जैसे आपको फौजियों की ज़रूरत है, लीडर्स की ज़रूरत है, वैसे देश को भी, उनको भी आपकी ज़रूरत है। मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी द एंड ऑफ टेरर अटैक्स। तो पीओके अगर आ जाएगा तो बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी, हर एक इंसान को खुशी होगी। दोस्तों, एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आई थिंक करंट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट नीड्स नो इंट्रोडक्शन, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में हमने बात की टुडे विद लेफ्टिनेंट कमांडर शलभ शर्मा, हु इज़ एन एक्स नेवल ऑफिसर। हम लोगों ने ये बात जानी कि कैसे इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है डीप इनटू द ओशंस। हम एयरफोर्स की बात करते हैं, हम आर्मी ग्राउंड फोर्सेस की बात करते हैं। दे आर स्टिल वेरी एविडेंट इन द वे दे ऑपरेट, बट इंडियन नेवी विच इज सपोज टू ऑपरेट अंडर द सी एंड इन द एयर। करंट कॉन्फ्लिक्ट में जो एक बात जो बहुत उभर कर बाहर आई है वो है हाउ प्रिसाइज द इंडियन एयर स्ट्राइक्स वर ऑन द टेररिस्ट कैंप्स, ऑन ऑल द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट हैड टू बी डिस्ट्रॉयड, और किस तरह से पाकिस्तान की एयर स्पेस में घुस करके वी वर एबल टू अचीव दैट। How much of that is a result of maintaining the equipments and everyday training that the soldiers go through, उस बारे में हमने बात की। और हमने essentially ये एक फौजी का पर्सपेक्टिव जाना on conflicts like this and how Indian Army is always prepared to handle situations like that. On a personal note, I think India has taken a very strong stance against terrorism, और अब ये बात बिल्कुल क्लियर है that we have zero tolerance against terrorism in the present and in the future as well. दोस्तों, I hope you find this podcast very insightful, and yeah, I'll just see you in the episode. All right, thank you so much Shalabh, podcast पे आने के। Thanks for calling सानिध्य। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन द करंट सिनेरियो जो हम देख रहे हैं, लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन अनडिक्लेयर्ड वॉर। करेक्ट। ऑफिशियली कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ, बट जिस तरह की हमने सिनेरियोज देखे हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट। तो व्हाट आई वांटेड टू से इज कि आर्मी और एयरफोर्स दे आर द काइंड ऑफ फोर्सेस जो क्वाइट एविडेंट है इन टर्म्स ऑफ मतलब व्हेन दे एक्ट, जब वो ऑपरेट करती हैं। पर नेवी इज समथिंग विच इज नॉट वेरी एविडेंट एक आम आदमी के लिए या जो आम सिटीजन के लिए। वी डोंट नो लाइक हाउ द ऑपरेशंस हैपन इन द सी, वो समुंदर पार क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई वांटेड टू डू दिस एपिसोड। तो इन दैट रिगार्ड अभी रिसेंटली हमने जो न्यूज़ सुनी दैट INS विक्रांत इज डिप्लॉयड एंड थिंग्स लाइक दैट हैपन, तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है? लाइक what true significance it has during like these scenarios? Yeah, so first of all, जैसे what you said, आम आदमी का देखने का नज़रिया आर्मी और एयर फोर्स का डिफरेंट होता है नेवी के रिगार्डिंग, बिकॉज आर्मी आम आदमी का एक्सेस जो होता है वो हवा के अंदर होता है। ही कैन सी इन द स्काई एज वेल एज जो रोड पे मूवमेंट्स होते हैं वो सारे एक्सेस होते हैं। तो आर्मी और एयरफोर्स हवा में, और थल सेना जो है हमारी वो रोड पे ग्राउंड पे काम करती है, तो उसका विजिबिलिटी हो जाता है। बट गेटिंग एन एक्सेस टू द वाटर बाउंड्रीज, अरेबियन सी में क्या चल रहा है आम आदमी को पता नहीं चलता। सो दैट इज वाई नेवी का न्यूज़ इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होता मीडिया के अंदर, वो पता भी नहीं चलता। इन द करंट सिनेरियो ऑल्सो इफ़ यू विल सी, जितना न्यूज़ आर्मी और एयरफोर्स का आ रहा है और जितने इंसिडेंट्स दिखा रहे हैं, उतने इंसिडेंट नेवी के नहीं दिखा रहे हैं। सेकेंड सिग्निफिकेंस, टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ नेवी, 1971 वॉर, इंडो पाक वॉर, इफ़ यू रिमेंबर, जब नेवी आया था तो वो वॉर ख़त्म हो गया था। Why is that? Like I have also heard it quite sometimes कि Navy will enter when we have to close the things. Correct. तो नेवी का सिग्निफिकेंस ये होता है कि आप ग्राउंड से और हवा से रिसोर्सेज बहुत इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन पानी के अंदर जब आपका प्लेटफॉर्म जिससे आप रिसोर्सेज ट्रांसफर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैन पावर, आपका मूवमेंट हो रहा है, अगर उसको डैमेज कर दिया जाए, उसके बाद वहाँ की कोई भी मूवमेंट हो ही नहीं पाती है। तो सेम थिंग हैपन इन 1971 इंडो पाक वॉर, जब वहाँ पे INS विक्रांत जो अभी एग्जिस्टिंग है, वो पहले वाला पुराना वाला INS विक्रांत था। उन्होंने कराची पोर्ट को डैमेज किया था, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद से
वहाँ पाकिस्तान आर्मी को वहाँ का जो रिसोर्सेज अवेलेबल हो पा रहा था वो दूसरी तरफ पहुँचाने में बहुत डिफिकल्टी हो गई थी, जो Okay. बांग्लादेश कन्वर्ट हो गया है। INS विक्रांत वाज अ एयरक्राफ्ट कैरियर, करेक्ट, इट वाज अ एयरक्राफ्ट कैरियर, पहले रशिया ने दिया था हमको। दिस INS विक्रांत इज कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया, इट इज एन इंडिजिनाइज्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, और उसी की आप न्यूज़ सुन रहे हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारी आर्म फोर्सेस का एक स्ट्रेटेजी होती है कि सारी डिप्लॉयमेंट्स उनकी जगह पे पहुंच जानी चाहिए, ताकि कोई भी इंसिडेंट होता है आगे तो ईच एंड एवरी फोर्स कैन टेक देयर रेस्पेक्टिव एक्शंस। और जैसे आपने सुना एनी टाइम एनी हाउ एनीवेयर, हम पहले से प्रिपेयर रहते हैं। हमको ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से हो जाए और कहीं पे भी हो जाए, वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली सो दैट आवर कंट्री विल बी प्रोटेक्टेड एंड आवर सिटीजन्स विल बी प्रोटेक्टेड। सो दैट इज़ वाई जब ये डिप्लॉयमेंट होते हैं तो एक पूरा फोर्सेस का नेटवर्क जो होता है वो अब न्यूज़ के अंदर आने लग गया, लेकिन उस टाइम पे नहीं आता था। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उस टाइम पे हाइड रहती थी। आज के टाइम पे आपको विजिबिलिटी है, थोड़ा बहुत दिख भी रहा है, थोड़ा बहुत पता भी चल रहा है, लेकिन नेवी जब एक्ट करेगी तो करंट सिनेरियो में सब कुछ चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर ये वॉर खत्म है, फिर ना पाकिस्तान नक्शे पे दिखेगा, और ऐसे 10 पाकिस्तान भी आ जाएंगे, वो भी नक्शे पे नहीं दिखेंगे जिस दिन नेवी ने एक्ट कर लिया। सो लेट्स वेट व्हाट विल हैपन इन दिस वॉर, इन दिस सिनेरियो, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो आपने जो वॉर प्रिपेयर्डनेस की बात की, करेक्ट। तो इज इट लाइक कि पहले से हर तरह के सिनेरियो के लिए आर्मी हैज द SOP और प्लान ऑफ एक्शन? ट्रू। सो बेसिकली एक यंगस्टर जब फोर्सेस ज्वाइन करता है तो वो सिविलियन ही होता है उससे पहले। जस्ट लाइक वी फॉलो आवर डेली रूटीन, हम मॉर्निंग में उठते हैं, हम हमारा काम करते हैं, देन नॉर्मल सिटीजन्स की तरह। लेकिन जब आप फौज में जाते हैं तो फौज इज़ अ वे ऑफ लाइफ, आर्म फोर्सेस इज़ अ वे ऑफ लाइफ। वो आपको ऐसे ग्रूमिंग किया जाता है, उसके अंदर से आपका जो रूटीन ऐसे सेट किया जाता है कि थोड़े टाइम के बाद आप उस रूटीन को फॉलो करने लग जाएंगे। आप चाहेंगे वो रूटीन आपके अंदर से निकल जाए, लेकिन वो रूटीन नहीं निकलेगा। द सेम सिनेरियो विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ, आपने न्यूज़ में देखा होगा, रील्स वगैरह के अंदर, कि जो जवान हमारे छुट्टी पे गए हुए हैं, हाँ। करेक्ट, उनको बुलावा आ गया है, वापस ज्वाइन करने के लिए बोल दिया है। तो वो जवान जो है वो एक सिविलियन फैमिली के अंदर रहता है, लेकिन वो जवान मिलिट्री से बिलोंग करता है। तो जवान के चेहरे पे आप स्माइल देखेंगे उनको जब उनकी फैमिली सी ऑफ कर रही है, तो उसको बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही है कि जिस मकसद के लिए मैं फौज में ज्वाइन हुआ था, देश के लिए जो मेरा कर्तव्य बनता है उसके लिए जो ज्वाइन हुआ था, आज मेरे पास उसका बुलावा आ गया है। तो वो बहुत एक्साइटेड है। लेकिन एट द सेम टाइम आप जब फैमिली का पर्सपेक्टिव देखेंगे तो उनकी वाइफ भी होगी, किसी की माँ होगी, किसी के फादर होंगे। वो जब तक ये सिनेरियो चलता रहेगा तब तक वो कैसे सो पाएंगे? तो कहते हैं ना कि सैनिक ही जंग नहीं लड़ता, परिवार, उसके परिवार का एक एक सदस्य जंग लड़ता है। तो अब जब वो जवान जाएगा वहां पे, हर मूवमेंट तो यहाँ पे नहीं दिख रहा मीडिया के अंदर। अभी 1-2 जवान हमारे शहीद भी हुए हैं, तो उनकी जब बॉडी पूरे गांव के अंदर पहुंची है तो वो पूरा गांव रो रहा है उस टाइम पे, और वो पूरा गांव उनको क्रीमेशन के टाइम पे उनको सैल्यूट कर रहा है सब कुछ। तो दिस इज द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट विच फॉर विच वी आर वर्किंग इन आर्म फोर्सेस। हमको देश के लिए करना है, हम पैसों के लिए नहीं करते ये सारी चीजें। पैसा हमको चाहिए होता है हमारी फैमिली चलाने के लिए। अभी मैंने 1-2 रील्स वगैरह देखी थी जिसके अंदर किसी जवान ने एक पोस्ट डाला था, तो नीचे कमेंट आया था किसी लेडी का कि अगर आपकी सैलरी रोक दी जाए अगर, तो क्या आप आर्म फोर्सेस में जाएंगे? अच्छा। तो वो कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आपको मेडिसिन भी लेनी है, अगर आपको प्रॉब्लम हो गई तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। वो पैसा हम हमारे फैमिली के लिए कमा रहे हैं, हमारी बेसिक नेसेसिटी के लिए कमा रहे हैं। लेकिन आज जब हमारा बुलावा आया है, हमारे आर्म फोर्सेस, हमारे जवानों का बुलावा आया है, तो वो सिर उठा के जा रहे हैं देश के लिए। उनको पता है कि देश सबसे पहले है। सो कंट्री कम्स फर्स्ट, देन मैन कम सेकेंड, एंड उसके बाद थर्ड पे हम खुद आते हैं। बिल्कुल। तो दैट इज द काइंड ऑफ सेक्रीफाइस वी आर प्रिपेयर्ड फॉर, और हमको वैसे ही ग्रूमिंग दी गई है, हमको वैसे ही एक ऑरा दिखाया गया है। और एक और चीज ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर,
कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर कभी भी कुछ होता है तो मतलब वॉट एवर टास्क और वॉट एवर डिप्लॉयमेंट यू हैव टू डू, उसके अंदर आप इंडिविजुअली काम कर रहे होते हो, करेक्ट। बट आर्म फोर्सेस के अंदर जब आप 10 लोगों को 100 लोगों को वही काम करते हुए देखोगे तो आपके अंदर एक अलग से एड्रेलिन आता है। आपको लगता है कि यार सब लोग काम कर रहे हैं, और वहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसे ही होता है। वहाँ पे जहाँ पे भी ये अभी चल रहे हैं इंसिडेंट्स, वहाँ पे सब लोग उसी फोकस से, उसी पैशन से, उसी विजन के ऊपर काम कर रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्टिव के एक ही पीछे जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव के ऊपर। उनका मकसद वही है कि यही करना है, हमको इससे आगे नहीं बढ़ने देना, तो नहीं बढ़ने देना है। तो वो सब काम करते हैं, उसके अंदर चीजें हो जाती हैं तो लाइफ भी चली जाती है। दैट इज पार्ट ऑफ आर्म फोर्सेस, मिलिट्री का पार्ट है वो। आई नो इट इज सैड बट वो पार्ट है, दैट वी हैव टू एक्सेप्ट। बट हम हमारा काम करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि आई एम श्योर हर कोई देश का नागरिक की हैज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इंडियन आर्मी, बट उसका जो टेस्टिमेंट है, आई थिंक जो रिसेंट सिनेरियो हुआ है, वट एवर हैज प्लेड आउट, जिस प्रोफेशनलिज्म से इंडियन आर्मी हैज गॉन इवन इन रिटेलिएशन एंड यू नो प्लानिंग एंड एवरीथिंग। कई लोग बोल रहे थे इतना टाइम क्यों लग रहा है, व्हाई इज इट टेकिंग सो मच टाइम, बट ऑल ऑफ दैट आई थिंक टेक्स टाइम टू प्लान। और जैसा आप बोल रहे हो दैट एवरीवन इज यू नो बिहाइंड सम स्पेसिफिक मोटिव। तो स्ट्रेटजीज तो बनती हैं, स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है। हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे सारे स्ट्रेटेजीज जो हैं वो सारे अच्छा काम कर रहे हैं, और उसी की वजह से थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आज भी अगर मैं देखूं इस पूरे सिनेरियो के अंदर, हमने कभी भी इनिशिएटिव नहीं लिया कुछ करने में, आज भी नहीं रह रहे हैं हम इनिशिएटिव। जो स्टार्ट हो रहा है वो उनकी तरफ से हो रहा है। पीएम साहब की जब से सरकार आई है तब से उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, अगर उधर से कुछ आएगा तो हम उसका जवाब देंगे। हमने उरी के टाइम पे भी दिया, हमने अभी भी जवाब दिया। तो अगर उनकी तरफ से वो पहले ही डिनाई कर चुके थे कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी है, टेररिस्ट इज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो व्हाई पाकिस्तान फोर्सेज आर रिएक्टिंग एंड रिटेलिएटिंग ऑन दैट द स्टेप व्हिच वी हैव टेकन। वो उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमने तो टेररिस्ट पे अटैक किया है, तो व्हाई दे आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट अस। और अगर अब उन्होंने किया है तो इंडिया इज इन अ डिफेंसिव मोड राइट नाउ। अभी आप न्यूज़ भी देख रहे हो तो ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय किया, सब कुछ किया, तो हम तो बड़ा कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स है। करेक्ट, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये हमारे वेपन्स हैं, ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो एक्ट कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। और इसीलिए इंडिया इज अ प्रोटेक्टिव कंट्री राइट नाउ, और सबको पता चल रहा है कि हमारे वेपन्स कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और डिफेंस सिस्टम कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। उसी बिहाफ पे अगर हमारा आज के टाइम पे, और सरकार का भी यही नजरिया रहता है कि इक्विपमेंट, मशीनरी, सब कुछ वापस आ जाएगा, लेकिन एक जो जवान शहीद होगा या एक पायलट अगर नहीं आ पाता तो उसकी भरपाई नहीं कर सकते। इसीलिए कोई वॉर नहीं चाहता। इंडिया तो बिल्कुल वॉर नहीं चाहता, कभी नहीं चाहेगा इंडिया वॉर, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आई तो हमको एक्ट करना पड़ेगा। तो वो पायलट और वो जवान और वो फौजी की वापस भरपाई करना बहुत मुश्किल है, और वो कभी नहीं हो पाती, फैमिली के लिए भी नहीं हो पाती, देश के लिए भी नहीं हो पाती। तो जान वापस नहीं ला सकते हम। इसीलिए सिविलियंस को ये लगता होगा कि हमने इतने सारे इक्विपमेंट्स खरीद लिए हैं, हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। आप ये भी सोचिए कि ये जो S-400 की कल से बात चल रही है, परसों से बात चल रही है, ये कैसे एक्ट कर रहा है, इसका मेंटेनेंस किया गया होगा। वो कब से आया हुआ था, मनोज पारिकर के टाइम पे आया हुआ था जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे। उस टाइम पे हमने वो रशिया से खरीदा था। उस टाइम से लेके अभी तक अगर वो इसी कंडीशन के अंदर है कि उसने एक भी ड्रोन को अंदर नहीं आने दिया। आई थिंक ये बड़ी आप कमाल की बात कर रहे हो, क्योंकि आई डोंट थिंक इसके बारे में बात होती है दैट इट्स नॉट जस्ट कि आपके पास इक्विपमेंट है, उसकी मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है। जैसे हमने देखा, आई थिंक कई सारे पाकिस्तानी मिसाइल्स जो उन पर फायर किए गए, वो दे वर नॉट एबल टू रिटेलिएट। गुड पॉइंट। हम भी तो एयर से ही गए थे, हमने जो स्ट्राइक्स किए वो एयर से ही गई है करी है। तो आप कह रहे हो मेंटेनेंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको इन सर्विस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो हमारे सारे इक्विपमेंट जो आज टाइम पे ये अरेबियन सी के अंदर लगे हैं, बॉर्डर्स पे हैं, और एयरफोर्स जो यूज कर रही है, वो एक्टिवली परफॉर्म कैसे कर रहे हैं? वो परफॉर्म करने के लिए हमारे जवान दिन रात मेहनत करके उनको मेंटेन रखते हैं। उनकी पूरी रिफिट होती है, जैसे हमारी शिप की पूरी रिफिट होती है, तो वो साइकिल को प्रोसेस करना। तो आज के टाइम पे सिविलियंस के नजरिए में ये होता है कि जब तक वॉर नहीं हो रही तब तक फौजी कर क्या रहा है, ये कर रहा है फौजी, ये रेडीनेस प्रिपेयर कर रहा है कि किसी भी दिन हो गया तो हम हमारे देश को कैसे प्रेजेंट करेंगे, हम हमारी कंट्री को बचाएंगे कैसे, ये फौजी कर रहा है। आई थिंक उसके लिए आई डोंट नो, मे बी आई एम श्योर अलग यूनिट्स हैं which only deal with you know maintenance of equipments and everyone all is those. involved in that.
बीइंग अ इलेक्ट्रिकल ऑफिसर इन आर्म फोर्सेस, मैं टेक्निकल ऑफिसर था। तो मेरा पूरा डिपार्टमेंट, शिप के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी टू कीप देम रेडी एवरी टाइम, ताकि हम, क्योंकि मैन पावर है शिप के अंदर, वो जब पानी के अंदर जाते हैं तो हम जमीन से दूर होते हैं, और जब हम जमीन से दूर होते हैं तो उसके बाद पता नहीं चलता जाना क्या है। वहां पे अगर कुछ इंसिडेंट हुआ तो वी ऑल आर एट रिस्क। तो उसको रेडीनेस मेंटेन करना, उसको हर टाइम पे उसकी एक्यूरेसी वगैरह सब कुछ चेक करना, दैट इज टेक्निकल पर्सपेक्टिव। सिमिलरली सारे डिपार्टमेंट का जो ओनरशिप होती है वो उस डिपार्टमेंट के ऊपर होती है, उसके लीडर के ऊपर होती है, उसके ऑफिसर के ऊपर होती है, और बहुत अच्छी तरीके से सेगमेंटेड वे में, हिरारिकल वे में रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करी गई है। और ऊपर वाली हिरार्की से लेके, ऑफिसर की हिरार्की से लेके, जो यंगस्टर जवान भी जो भर्ती हो रहा है, फौज के अंदर आ रहा है, उसको भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। अच्छा, वो भी कभी बैकस्टैब नहीं करेगा, या फिर स्कोप ऑफ मिस्टेक एंड स्कोप ऑफ टॉलरेंस इज जीरो इन आर्म फोर्सेस, बिकॉज उसको पता है कि उसने अगर एक स्क्रू टाइट नहीं रखा और वो इक्विपमेंट माल फंक्शन कर गया तो यहाँ पे इतनी जाने चली जाएंगी। जस्ट इमेजिन। तो उसको इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और उसको ये भी पता है, वो बहुत आराम से पूरे रिस्पेक्ट के साथ उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपने शोल्डर पे कैरी करके चलता है कि हाँ मैं हूं तो कुछ नहीं होने दूंगा। दिस इज द करेज और वेलर विच आर्म फोर्सेस वेटरन्स और आर्म फोर्सेस सोल्जर्स कैरी ऑन देमसेल्फ। और तभी ये सब हो रहा है, तभी हमको दिख रहा है आज के टाइम पे जो लड़ रहा है वो जवान है, ऑफिसर्स वहां पे हैं, सब है, मिनिस्टर्स, हम अच्छा काम कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे, सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो बॉर्डर पे लड़ रहा है वो जवान है, और उस जवान की वजह से हम यहाँ पे सुरक्षित बैठे हुए हैं। तो उसकी ग्रूमिंग किस तरीके से हुई होगी, उसको किस तरीके से ट्रेन किया गया होगा, उसका माइंडसेट कैसे चेंज किया होगा। हमारे ऑफिसर्स के अंदर एक वर्ड यूज किया जाता है, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। तो जब भी हमारा सिलेक्शन होता है एसएसबी के अंदर, तो हमको ये बताया जाता है कि आप के अंदर OLQ है अगर, तो यू विल गेट सेलेक्टेड। तो वो आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया कि OLQ का मतलब क्या होता है, लेकिन हाँ हमको ये पता है कि हमारे अंदर कुछ है, फौजी के अंदर कुछ है, तभी हमको सेलेक्ट किया गया, और हमको उसका मेंटेन करके रखना पड़ेगा हर टाइम पे। सो दैट इज द पॉइंट। और बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मैं बस एक डिस्क्लेमर डालना चाहता हूँ, हम किसी भी तरह की कॉन्फिडेंशियल या इंफॉर्मेशन नहीं उस share तरह की करेंगे। कॉन्वर्सेशन विल नॉट बी हैविंग। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, पर बिल्कुल नहीं। पर इन वॉट एवर कैपेसिटी आप जो बता पाओ, लाइक लेट्स टॉक अबाउट ऑल द इक्विपमेंट की सेंस में, लाइक व्हाट ऑल, जैसे हमने अभी बात की अबाउट एयरक्राफ्ट कैरियर्स, तो इस तरह से बोलते हैं दैट व्हेन एन एयरक्राफ्ट कैरियर मूव्स इन एन ओशन और व्हेन इट इज डिप्लॉयड इन एन ओशन, वो एक पूरा इकोसिस्टम है, ये एक फ्लोटिंग एयरबेस की तरह है, यू नो, व्हिच कैन अटैक एंड यू नो हैंडल एनी सिचुएशन। तो एग्जैक्टली किस तरह, क्या, व्हाट ऑल इज देयर अपार्ट फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके आसपास क्या होता है? So basically ज़्यादा confidential information we will not share and discuss, but एयरक्राफ्ट कैरियर विद द नेम सेज, इसको बैड बॉय क्यों बोला जाता है? बैड बॉय, बैड बॉय बोला जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर को, एयरक्राफ्ट कैरियर को, बिकॉज ये जब जाता है तो सामने वाले देश के परखच्चे उड़ जाते हैं, और वो जो लास्ट टाइम पे भी हुआ था, और अभी भी शायद भगवान ना करे हो, लेकिन जब भी यूज किया गया है तो बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत डिस्ट्रक्शन। उसके एक अटैक पे, जैसे मैंने बोला, 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान डिस्ट्रॉय हो सकता है। 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि उसके पास वो जो मिसाइल्स हैं, वो जो रेंजेस हैं, अमेजिंग है। आपने मीडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज कितनी है। तो आप उस बैलिस्टिक मिसाइल्स जिनको बोलते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, अनमैन्ड मिसाइल्स, सेल्फ टारगेटेड मिसाइल्स जो होती हैं, वो सारी मिसाइल्स की रेंज कितनी है, उसमें पाकिस्तान का किलोमीटर भी कवर नहीं हो रहा है। पाकिस्तान छोटा पड़ जाता है, मतलब पूरा पाकिस्तान कवर कर सकता है, पूरा पाकिस्तान कवर करके आगे आगे चला जा सकता है, इतना रेंज है उसका। हमारे ड्रोन्स वगैरह जो अभी उड़ रहे हैं, उनकी रेंजेस 50 किलोमीटर से या 35 किलोमीटर से, उनको वो फिर भी वो वहां जाके अपना काम कर पा रहे हैं। हाँ। ये जब निकलेगा, अभी ट्रायल्स भी हुए थे, आज ही ट्रायल हुए उसके, तो ये जब निकलेगा ब्रह्मोस मिसाइल तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो लेकिन हम नहीं चाह रहे डिस्ट्रक्शन,
हमको पता है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो सिविलियंस भी अफेक्ट होंगे और इस तरफ भी सिविलियंस अफेक्ट होंगे, यहाँ पे फौजी भी अफेक्ट होगा, इनकी फैमिली, क्योंकि हम गलत नहीं है इसके, पूरा जो सिनेरियो हो रहा है उसमें हम गलत नहीं, और जो गलत नहीं होता उसके साथ अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है या फिर उसको कहीं पे भी इम्पैक्ट होता है, बहुत दुख होता है, पूरी कंट्री फिर उस दुख में शरीक हो जाती है। लेकिन जब कोई पहले से जिसका इंटेंशन ही हुई है, जैसे पाकिस्तान का इंटेंशन ही हुई है, तो उनको फिर फर्क नहीं पड़ता कि कितने डेथ्स हो रहे हैं या कितनी लाइफ लॉस्ट हो रही है, उनको फर्क नहीं पड़ता, तो वो बैंग ऑन अटैक कर रहे हैं अभी हम पे। बट वी विल बी इन दिस मोड ओनली। आई थिंक गवर्नमेंट ने भी यही सोचा होगा कि हम नहीं करेंगे ऐसा कुछ गलत, तो दैट इज द बेस्ट डिसीजन एज ऑफ नाउ। वी डू नॉट वांट वॉर, we are not in a war situation, we do not want war, so that is the thinking everyone should have as of now. और जो there is a big fleet of aircrafts also, fighter jets also on an aircraft carrier. Correct. Is that all part of मतलब does air force handle that और वो नेवी का ही पार्ट है? So नेवी के अंदर सब कुछ आता है, नेवी के अंदर पैसेंजर एयरक्राफ्ट भी होते हैं, नेवी के अंदर फाइटर एयरक्राफ्ट भी होते हैं, नेवी के अंदर सबमरीन्स भी होती हैं, नेवी के अंदर शिप्स भी होती है, नेवी के अंदर ड्रोन्स भी होते हैं। एयरक्राफ्ट एयरफोर्स डील्स विद ओनली एयरक्राफ्ट्स। अच्छा। लेकिन नेवी के पास सब कुछ होता है। नेवी पूरे कॉन्वॉय के साथ मूव करती है, उस किसी भी एंगेजमेंट में अगर उनको जाना है तो वो पूरे कॉन्वॉय के साथ मूव करती है। सिमिलरली आर्मी के साथ जो होते हैं वो टैंकर्स होते हैं, उनके डिप्लॉयमेंट्स अलग होते हैं, तो सबका अलग अलग एक स्ट्रेटेजिकल मूव होता है और वो अपनी पूरी कंपनी के साथ कॉन्वॉय के साथ मूव करता है। एयरक्राफ्ट कैरियर का खाली एक ही बेनिफिट होता है कि एयरक्राफ्ट्स को वहाँ पे हम पहले ही डिप्लॉय कर देते हैं जहाँ से वो टेक ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, एयरक्राफ्ट कैरियर को, एयरक्राफ्ट कैरियर का ये बेनिफिट होता है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से एयरफोर्स को डिप्लॉयमेंट चाहिए तो उनको एक लैंड बेस चाहिएगा और वो वहाँ से डिप्लॉय करेंगे अपने जेट्स वगैरह जो भी होते हैं, राफेल वगैरह और फाइटर जेट्स। और नेवी के पास ये एक एडिशनल एडवांटेज होता है एयरक्राफ्ट कैरियर से कि वो वहाँ पे पहले से ही जाके पोजीशनड हो जाते हैं। जैसे हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर इतने टाइम से वहाँ पे पोजीशनड है, अब हमको कम टाइम लगेगा उनकी तरफ जाने में एज कम्पेयर टू एयरफोर्स को वहां तक जाने में, तो ये डिस्टेंस हमने कम कर दिया उसको वहां पे पहले पोजीशन करके। एंड हाउ बिग इज एन एयरक्राफ्ट कैरियर सो दैट जस्ट किसी को एक एस्टिमेट लगे दैट हाउ बिग इज इट, एक एयरक्राफ्ट कैरियर कितना लंबा होता है? सो आप ये समझ सकते हैं कि वहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 4 फुटबॉल मैचेस चलते हैं, 2-3 वॉलीबॉल मैचेस चलते हैं और 1-2 क्रिकेट मैचेस स्ट्रेट होता है। आई एम नॉट सेइंग ग्राउंड टाइप, स्ट्रेट होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर। ये एयरक्राफ्ट कैरियर को मैंने अपनी आंखों से बनते हुए देखा है। आई वाज पोस्टेड इन कोची एट दैट टाइम और मैं बहुत बार घूमा हूँ, तो यू वोंट बिलीव उसके अंदर डोर्स ही कितने होंगे अंदर जाने के लिए, कितने, तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, ह्यूज स्ट्रक्चर। और यू कैन इमेजिन कि इतनी चीज़ों को उसके ऊपर ऑन बोर्ड रखना है, तो इट विल बी अ ह्यूज स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1971 में भी INS विक्रांत गया था, वापस 2025 के अंदर INS विक्रांत ही गया है और उसी को वहाँ पे पोजीशन किया गया है। तो देयर शुड बी समथिंग विच इज़ गोइंग इन द माइंड ऑफ ए स्ट्रेटेजिस्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड आर्म फोर्सेस, जो हमारे चीफ्स हैं उनके दिमाग में, कि क्या कैसे हमको इसको टेकल करना है सिचुएशन। सो दैट इज गुड ऑन देयर पार्ट। तो आई वांट टू से दिस, नाउ यू आर पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट, पहले आप नेवी में थे। करेक्ट। तो हाउ हैज बीन दैट ट्रांजिशन लाइक? या सो बेसिकली विच आई ब्रॉट आउट अर्लियर एज वेल, वहाँ पे मिस्टेक्स का कोई स्कोप नहीं है and everyone from the beginning knows about this thing. There is no scope of tolerance. एक मिस्टेक से किसी की जान अटकी हुई है। जैसे कॉर्पोरेट के अंदर क्या होता है, since the time I joined, हमारे पास एक फ्रीडम होता है कि हम मिस्टेक्स कर सकते हैं एंड वी फॉलो अजाइल मेथडोलॉजी ऑल्सो, कि हम चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और ठीक है, एंड गोल हमको पता है, बट एंड गोल रीच करने के लिए ना मैं बहुत सारे आइटरेशंस ले सकते हैं, वहाँ पे ये चीज़ नहीं होती। यू हैव टू बी परफेक्ट, यू हैव टू अवॉइड मिस्टेक्स इन एनी मैनर, बिकॉज आपके मिस्टेक के ऊपर 100 लोगों की लाइफ अटकी हुई है। सो फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज लॉयल्टी। सो बेसिकली व्हाट आई एम फीलिंग इज कि मैं अगर ऑफिसर हूँ और मेरे नीचे 100 जवान हैं जो मुझे अपनी तरफ से देख रहे हैं, मुझे उनको पता है कि साहब बैठे हुए हैं तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, वैसे ही मैं भी उनको देखता हूँ
कि वो अगर मेरे लिए काम कर रहे हैं तो मैंने जिसको जो काम दे रखा है वहाँ पे मैं हर टाइम पे वी आर ह्यूमन, मैं वहाँ पे नहीं मौजूद रह सकता, लेकिन वो वहाँ पे पोजिशनड है, इट इज़ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दैट रीजन, टू टेक केयर ऑफ दैट इक्विपमेंट, वो मेंटेन करेगा। तो वो सेकंड चीज़ दिमाग में आती ही नहीं है। कॉर्पोरेट के अंदर मे बी देयर विल बी अ डिफरेंस कि हाँ हम ये कर रहे हैं, इट्स अ जॉब, कॉर्पोरेट इज अ जॉब, आर्म फोर्स इज अ वे ऑफ लाइफ। जॉब कर रहे हैं, जॉब के अंदर मिस्टेक्स होती है, मिस्टेक्स एवरीवन कैन डू, और वो वापस करेक्ट हो सकती है, रेक्टिफाई हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती। थर्ड चीज़ व्हाट आई विल से इज कि हम सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं। आर्म फोर्सेस के अंदर जो भी इंसान है, जो भी फौजी है, ऊपर से लेके नीचे तक, दे आर डूइंग सेल्फलेस सर्विस। दे आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट जिस दिन उन्होंने पहली दिन यूनिफॉर्म डाली है, उस दिन वो ये सोच के जाते हैं कि क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि मेरी फैमिली के अंदर कोई फंक्शन चल रहा हो और मुझे बुलावा आ जाए फौज के लिए जाने का, और वो वहाँ पे चले भी जाएंगे, और वो ये भी सोच के चलते हैं, उनके दिमाग में ये भी रहता है कि क्या पता मेरे पिताजी पूरी लाइफ स्पेंड करके वो जीवित रह जाएंगे, और ऐसा भी होगा कि मेरे पिताजी को मुझे कंधा देना पड़ जाएगा किसी दिन। तो जिस दिन वो फौजी यूनिफॉर्म पहनता है उस दिन उसको ये पता होता है कि ऐसा सिनेरियो आ सकता है। बट जो जब तक ये सिनेरियो, जब तक ऐसी डिजास्टर चीज़ें नहीं होती, जैसे ये वॉर सिनेरियो हो गया, तब तक नहीं होती, तब तक एक सिविलियन को ये चीज़ का पता नहीं चलता कि फौजी कर क्या रहा है, फौजी की अहमियत क्या है, आर्म फोर्सेस की अहमियत क्या है। बिल्कुल। तो मैंने बहुत सारे ऐसे भी किस्से देखे, और मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि फौजी को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। एक किस्सा बताता हूँ आपको। मेरे एक सेलर थे, मेरे एक जवान थे, उन्होंने कोई तो ज़मीन वगैरह ली थी गांव के अंदर। अच्छा। तो हमारी पोस्टिंग बहुत फ्रीक्वेंटली होती है, तो वो गांव से बाहर आ गए, ऐसे हो गया, बहुत छोटा सा किस्सा है, लेकिन मैं एक माइंडसेट बताना चाह रहा हूँ लोगों का। वो आ गए तो 5-6 साल बाद उनको पता चला कि जो ज़मीन ली थी उस पर किसी ने कब्जा कर लिया, अच्छा। और फिर वो कोर्ट के अंदर केस लड़ रहे हैं, बहुत परेशान चल रहे थे। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जब आपको पता है कि ये इंसान कौन है, ये देश के लिए सेवा कर रहा है, तो उस जगह पे ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? अब वो नौकरी करेगा, वो देश की सेवा करेगा, या फिर इन चक्करों में पड़ेगा? तो दिस इज नॉट अ गुड काइंड ऑफ रेस्पेक्ट यू विच यू कैन शो टू द सोल्जर। अगर वो आपको पता है कि वो कहाँ पे बैठा हुआ है, तो उसको वो ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मांग रहा, उसको थोड़ी बहुत तो रिस्पेक्ट दे दो जो आप नॉर्मल आदमी को देते हो। क्या पता वो वहाँ पे रह रहा होता तो उसके भी ग्रुप होता, उसके भी लोग होते, फिर वो नहीं करने देता आपको, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। और वो देश के अंदर ही अपना फौजी सेफ नहीं है, लेकिन वो अपने देश वालों के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। तो दिस इज नॉट अ करेक्ट सिंक्रोनाइजेशन विच शुड हैपन इन ह्यूमन लाइफ। सिमिलरली मैंने बहुत सारे केसेस देखे जो कोर्ट केसेस फौजी के ऊपर चल रहे हैं। तो वही है, क्यों इन चीज़ों के अंदर आना? आपको जब उनकी वैल्यू पता है, आज पता चली है, तो आज से रिस्पेक्ट करना चालू कर दो। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अगेन कि कॉर्पोरेट इज अ जॉब विच आई मेंशन्ड अर्लियर। फौज जॉब नहीं है, फौज लाइफ है, फौज जिंदगी है, जिसके अंदर इंसान अपने आप को डाल देता है और फिर वो जीने लग जाता है। फिर उसका माइंड खाली उसी तरीके से सोचेगा, वो ये नहीं कभी एक्सेप्ट कर सकता कि मेरी यूनिफॉर्म पे अगर एक दाग भी लगा हुआ है ना, और वो किसी को उसको दिख रहा है कि यार वो दाग नहीं किसी को दिख रहा होगा, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, लेकिन अगर उसको भी वो दाग दिख रहा है तो वो एट ए टाइम जाएगा, वो यूनिफॉर्म चेंज करके आएगा, क्योंकि वो यूनिफॉर्म उसकी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो कंट्री उसने खुद ने पहन रखी है। कंट्री की इमेज, कंट्री की आन बान शान उसने खुद ने पहन रखी है, अपने शोल्डर पे उसकी स्ट्राइप्स लगा रखी है, उसके कैप के ऊपर नेशनल एम्बलम लगा हुआ है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये होता है फौजी, और वो अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके चलता है, और वही डिग्निटी जब भी जरूरत होती है, चाहे बॉर्डर पे जरूरत हो या कहीं पे भी, आप कभी भी कोई इंसिडेंट छोटा आपके एरिया में भी होगा, अगर वहाँ पे फौजी मौजूद होगा ना उस जगह पे, तो वो उसको कैसे भी करके he will be able to handle it एनी टाइम। तभी फ्लाइट्स में भी अब मैं जब जाता हूँ तो लास्ट मोमेंट पे कभी कभी ऐसा होता है कि हमको टिकट्स बुक करानी पड़ जाती है, तो जैसे ही उनको आई कार्ड वगैरह दिखता है तो बोलते हैं कि सर कैन यू प्लीज सिट ऑन द इमरजेंसी सीट। अच्छा। हाँ, बिकॉज उनको पता है हाँ, you'll be उनको able to पता है handle कि it. कुछ हुआ तो ये मैनेज कर सकते हैं, इनको पता है कि फायर फाइटिंग एक्शन कैसे लेने हैं, कैसे ये सिचुएशन को हैंडल करना है, तो इनको पता है, और वो ट्रस्ट भी करते हैं कि हाँ ये ट्रस्ट है इनके ऊपर, ये कर लेंगे मैनेज। तो जब इतने लोगों को
पता है कि ट्रस्ट कर सकते हैं, तो व्हाई डोंट द फ्यू पीपल हु आर क्रिएटिंग रकस इन देयर लाइफ, इन फौजीज लाइफ और जवान की लाइफ में, उनको भी थोड़ा चेंज होने का मुझे लगता है कि सोचना चाहिए इस बारे में। आई थिंक आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो, क्योंकि मेरे को लगता है देश में असली मुद्दे बहुत कम है. करेक्ट देर आर ओनली फ्यू इश्यूज एंड दिस इज वन ऑफ देम. और इस बार जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, इट्स लाइक दैट वी वांट टू टोटली एंड दिस. इसको लिंगर होने नहीं दे सकते. करेक्ट. तो आई एम टोटली विद यू ऑन दैट. यू नो, आपने जैसे बात की दैट एवरीथिंग इज स्ट्रक्चर्ड इन आर्मी और किस तरह से डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता है. You also talked about hierarchy. Correct. Hierarchy होती है. So tell me a bit about it, like in whatever capacity that we can discuss. What sort of hierarchy is there, especially in Navy? So there are two types of division. Basically, एक होते हैं sailors जो फौज के अंदर होते हैं, नेवी के अंदर होते हैं, और एक होते हैं ऑफिसर्स. तो सेलर्स की हायरार्की अलग चलती है. जो सेलर ज्वाइन करेगा नेवी के अंदर, अगर वो 12th के बाद ज्वाइन कर रहा है, तो ही विल बी सीमैन. और उसके बाद उनकी हायरार्की. So exactly क्या सेलर? They'll operate the ships. No. Basically they will go for a training initially. अच्छा. पहले उनकी ट्रेनिंग होगी, अलग अलग ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, नेवी के भी होंगे, आर्मी के भी हैं, और एयरफोर्स के भी होते हैं, जहाँ पे जाके उनको पता चलता है कि उनको पहले उनको बेसिक चीजें बताते हैं. जैसे नेवी के अंदर आए तो नेवी के बारे में बेसिक चीज है, उसकी स्टडी, वो एजुकेशन दी जाती है. उसके बाद फिर वो कोर सब्जेक्ट के अंदर आ जाता है कि ही विल बिकम एन इलेक्ट्रिकल सेलर, और ही विल बिकम अ इंजीनियरिंग सेलर, और ही विल बिकम अ लॉजिस्टिक सेलर. ऐसे करके वो अपने डिविजन्स के अंदर आ जाते हैं. फिर उसकी वो पढ़ाई करते हैं. तो द ट्रेनिंग इज अराउंड 2 to 3 years जो वो सेलर करते हैं. देन दे विल कम टू दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. उसके बाद वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आने के बाद उस तरीके का काम करना, सीखना, समझना चालू करते हैं. तो दिस इज सेलर्स डिवीजन. उसके बाद उनका टाइमली बेसिस पर प्रमोशन होता है, परफॉर्मेंस बेसिस पर प्रमोशन होता है, तो वो उस हायरार्की के अंदर ऊपर बढ़ते रहते हैं. सिमिलरली गोज फॉर ऑफिसर्स अगर ज्वाइन करते हैं तो या तो आप 12th के बाद ज्वाइन करोगे और आप नेवल एकेडमी में चले जाओगे, जहाँ पे 4 साल की आप इंजीनियरिंग बीटेक की डिग्री मिलती है. वहाँ पे आप बीटेक की डिग्री करोगे अलग स्ट्रीम्स के अंदर, लाइक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, जो हम बीटेक के अंदर करते हैं. उसके बाद फिर आप ऑफिसर बनते हो ऑन द रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट. अच्छा, सब जो पहली ऑफिसर्स की रैंक होती है, सबसे जूनियर मोस्ट इज सब लेफ्टिनेंट, विच इज इक्विवेलेंट टू लेफ्टिनेंट ऑफ आर्मी. आर्मी के जो लेफ्टिनेंट होते हैं वो नेवी के सब लेफ्टिनेंट के इक्विवेलेंट होते हैं. देन द सेकंड रैंक विल बी लेफ्टिनेंट. देन वो जब ये ट्रेनिंग हो जाती है, उनकी 4 साल की ट्रेनिंग होती है जो 12th के बाद गए. लेकिन उसके अंदर दूसरा एक और एंट्री होती है जिसके अंदर आप बीटेक करके बाहर से जा सकते हो. दैट इज डायरेक्ट एंट्री. तो उसके अंदर आपका 5 दिन का एसएसबी का इंटरव्यू होता है. इंटरव्यू का बहुत बड़ा प्रोसेस है, दैट वी कैन डिस्कस इट आफ्टरवर्ड्स. बहुत अच्छी स्टोरी भी है और प्रोसेस भी है, वी कैन डिस्कस इट लेटर. और उसके बाद इंटरव्यू के बाद अगेन यू गो फॉर ट्रेनिंग फॉर 6 months, जिसके अंदर आपका ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होता है, नेवल एकेडमी के अंदर ही होता है, जिसके अंदर आपकी फिटनेस और आपको नेवी का फैमिलियराइजेशन सब कुछ कराया जाता है. आपको बता दिया जाएगा कि नेवी कैसे ऑपरेट करती है. देन यू गो फॉर दैट स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग. जैसे मैं इलेक्ट्रिकल ऑफिसर था, तो मैं नेवी की स्कूल है एक जामनगर के अंदर, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की थी. और वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल जो जिसके ऊपर भी आप काम करने वाले हो, आगे जाके नेवी के अंदर जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी प्रॉपर टाइप, वहाँ पे उसके बारे में आपको सब कुछ सिखाया जाता है. देन यू गो ऑन योर फर्स्ट पोस्टिंग. तो ये पूरा रहता है. और उसके बाद फिर ऑन अ टाइमली बेसिस एंड प्रमोशन बेसिस यू मूव टू द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट और नेक्स्ट रैंक. तो ऐसे हायरार्की चलती है. और समुद्र में ऑपरेट करने में व्हाट आर द सम ऑफ द चैलेंजेस जो आप बताना चाहो? बहुत सारे चैलेंजेस हैं. जब रोड पे हमको डायरेक्शंस भी पता है, रोड पे हमको हम फैमिलाइज भी हैं कि गाड़ी कैसे चलती है, और हमको इसकी स्पीड कंट्रोल करना भी आता है, फिर भी एक्सीडेंट होते हैं. समुद्र पे ना वेव्स का पता होता है, ना विंड का पता होता है, ना ये पता होता है कि अगर आप कहाँ ऊपर पर चल रहे हो तो नीचे क्या चल रहा है आपके. तो जस्ट इमेजिन, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ओवरऑल पिक्चर, हाई लेवल ओवरऑल पिक्चर, कि आप जा रहे हो और आपको बस पानी दिख रहा है. मतलब मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऐसा. जब मैं पहली बार मेरी सेलिंग पे गया था शिप की, तो कितनी लंबी होती है? हाउ लॉन्ग इज इट सेलिंग? हाँ, सेलिंग इट डिपेंड्स. 3 days, 4 days, 14 days, 28 days, ऑपरेशन पे डिपेंड करता है. तो जब मैं गया था तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, और
व्हेन आई वेंट अप टू द शिप, पूरी शिप के अंदर, तो मैंने देखा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पानी के अलावा कुछ भी नहीं था. जस्ट दूर दूर इमेजिन, तक कुछ भी नहीं था पानी के, दूर दूर तक होराइजन तक कुछ नहीं था, आपको कुछ नहीं दिखेगा पानी. देन ऑल्सो दैट टीम एंजॉयज अ लॉट. उनको पता है कि हम ही हैं यहाँ पे, तो उनको वो चीज़ भी इतनी अच्छी फील होती है कि यार दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी, हम अलग दुनिया देख रहे हैं. तो इस सोच के साथ हर फौजी फौज के अंदर जाता है, और वो उसको एक एडवेंचर लेके जाता है कि ये एडवेंचरस लाइफ है, इसको जीते हैं. लाइफ तो आज के टाइम पे रोड पे भी किसी का भरोसा नहीं है, कुछ भी हो जाता है. तो वो ज़्यादा जी के अगर कोई तिरंगे के अंदर लिपट के आ रहा है तो वो शान है, और उसी शान के लिए हमारे सारे फौजी काम कर रहे हैं, और अच्छा काम कर रहे हैं, और उसी की वजह से सारे सिविलियंस आराम से सो पा रहे हैं घर के तो अंदर. इनिशियली आई थिंक जब आप व्हेन यू गो फॉर सेलिंग आई एम श्योर सी सिकनेस एंड थिंग्स लाइक दैट हैपन. होता है. लाइक डू यू गेट यूज्ड टू इट और डज इट गो अवे, क्या होता है? सो बेसिकली इसका एग्जांपल मैं दूसरी तरीके से रिलेट करके आपको देता हूँ. जब आपको स्विमिंग नहीं आती है, जैसे मुझे नहीं आती थी स्विमिंग व्हेन आई जॉइंड नेवी, तो स्विमिंग के अंदर ऐसा कुछ साइंटिफिकली कुछ ऐसा नहीं है कि यू विल मूव योर हैंड लाइक दिस और लाइक दिस, यू विल मूव योर लेग्स लाइक दिस, देन ओनली यू कैन स्विम. बॉडी जब पानी की बॉयंसी से फेमराइज हो जाती है और अडेप्ट कर लेती है, तो बॉडी विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन वाटर. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि जब मेरे को स्विमिंग आ गई थी, तो वहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने मैंने उनको जाके बोला कि सर यू कैन टेक माई टेस्ट नाउ. टेस्ट होता है वहाँ पे स्विमिंग का. तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है. वो देख रहे थे मुझे 3-4 दिन से कि अच्छी स्विमिंग कर रहा है, आ गई अब इसको इज इट इन द मतलब सॉरी आई एम स्विमिंग पूल. अच्छा स्विमिंग पूल में हाँ, ये टेस्ट जो होता है वो स्विमिंग पूल के अंदर होता है. तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने एक कॉइन लिया और कॉइन को पानी में डाला और बोला कि ये कॉइन उठा के दिखा दो, अगर आप उठा पाओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको स्विमिंग आ गई. एंड यू वोंट बिलीव, मैंने 1.5 आवर्स तक अप्रोक्सीमेटली ट्राई किया, मैं कॉइन को नहीं उठा पाया. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का वेट वाटर की बॉयंसी पे इतना एडजस्ट हो गया था कि मैं अंदर डाइव नहीं अच्छा कर वो पा बहुत रहा था. गहरा था जहाँ पर गहरा नहीं फेंका? था. इट वुड बी अराउंड 7 to 8 फीट्स, लेकिन मैं नीचे नहीं जा पा रहा था, अंडर डीप डाइव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली जिस तरीके से स्विमिंग कर रहा था, मेरी बॉडी अडेप्ट हो गई थी उस बॉयंसी लेवल से, तो वो मुझे पानी के अंदर जाने नहीं दे रही थी, वो ऊपर ही फ्लोट करा रही थी. तो दिस इज द थिंग. सेम चीज इस पे आती है सी सिकनेस पे. हाँ जब आप जाते हो शिप के अंदर, पहली बार जब आप जा रहे हो, तो उसके अंदर रोल होता है, पिच होता है, शिप का मूवमेंट होता है. तो बेसिकली ये होता है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर पानी के ऊपर चल रहा है, ठीक है, पानी की बॉयंसी है, पानी ने उसको होल्ड कर रखा है, और उसके नीचे अगर वेव्स चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, रोल हो रहा है, पिच हो रहा है, तो उस बॉडी के अंदर भी चेंजेस आते हैं, क्योंकि बॉडी पहली बार उस चीज़ को फील कर रही है. तो आपका स्टमक अलग तरीके से एक्ट करने लग जाएगा, आपको थोड़ा डिजीनेस होने लग जाएगा. तो मैंने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखे हैं जहाँ पे सेलर जो खाते हैं, या फिर जो भी नेवी मैन होते हैं जो भी खाते हैं, वो सब कुछ वॉमिट करके बाहर निकाल देते हैं. दैट इज सी सिकनेस. बट थोड़े थोड़े टाइम के बाद सब अडेप्ट हो जाता है, बॉडी हमारी हर सिचुएशन में जाके अडेप्ट कर लेती है. तो क्या वो बड़ी शिप्स में भी होता है या हर शिप में होता है, हर शिप में होता है. दैट इज अ पार्ट ऑफ नेवल लाइफ. हर शिप में होता है, और जिसको नहीं होता वो भी देखते हैं जब सामने वाले को. मैंने ये भी देखा है कि किसी को नहीं हो रहा, लेकिन सामने वाले को हो रहा है, तो उनको भी ऐसे फील होने लग जाता है कि हमको भी हो रहा है. लेकिन थोड़े टाइम के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है. उसमें ऐसा नहीं है कि दैट इज a lifelong serious disease. This is kind of कि आप लेह लद्दाख जब जाते हो, तब आपको, जब मैं गया था पहली बार, हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपका बॉडी का टेस्ट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो बॉडी को अडेप्ट होने में टाइम लगता है. सेम गोज फॉर वाटर एज वेल, कि वहाँ पे अडेप्ट होने में टाइम लगता है, और अडेप्ट होने के बाद आप नॉर्मली यू कैन स्टे फॉर एवर इन दैट एनवायरनमेंट. सो या और हम कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म्स में देखते हैं कि समटाइम्स इन द ओशंस एक तूफान आ जाता है, करेक्ट, एक बहुत खतरनाक सी स्टॉर्म आ जाता है. हाँ. तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है? नहीं, मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ, वेव्स जो होती है, टाइड्स होती हैं, वो बहुत ऊपर तक जाती हैं. मतलब आई सॉ दैट काइंड ऑफ सिनेरियो वेयर वी वर मूविंग इन अ नॉर्मल पैटर्न, और एकदम से रात को कुछ ऐसा हुआ. तो ऐसे भी होता है कि आप सो रहे हो, आप बंकर्स होते हैं उसके अंदर, अच्छा. डबल बंकर्स होते हैं सोने के लिए. तो आप गिर गए, वहां से सामान आपके ऊपर गिर रहा है, ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है. तो यू हैव टू होल्ड योर सेल्फ. और जब भी शिप
मतलब ऐसी मूवमेंट्स होते हैं तो हम हमारे सामान को बांध के रखते हैं अच्छी तरीके से ताकि वो ना गिरे, और आप मूव भी कर रहे हैं तो आपको पकड़ पकड़ के मूव करना पड़ता है अंदर, तो लाइफ इज बिट हार्ड टू स्टे इन दैट एनवायरनमेंट, बट हाँ सब कर रहे होते हैं, अगेन द सेम सिचुएशन, सब कर रहे होते हैं तो मजा आता है देखने के अंदर। फिर वो ऐसी चीज हो जाती है कि यही तो हैं लोग जो हमारे साथ हैं आज के टाइम पे, तो कोप अप हो जाता है इन सब चीजों से। एंड आप जिस तरह की ट्रेनिंग की बात कर रहे हो, यू वर इन द टेक्निकल डिपार्टमेंट, राइट? correct. बट स्टिल डिड यू हैव टू गो थ्रू रेगुलर आर्मी ट्रेनिंग्स? वो रेगुलरली होती थी? वो that is a part and parcel of your life. If you have to get up in the morning, if you have to start your daily routine at 5:30, वो चलता ही जाएगा, आपको करना ही है। बट लेट्स से ऑन अ शिप किस तरह से फिजिकल एक्टिविटी होती है? बिकॉज मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ अगर शिप बहुत बड़ी नहीं हुई तो where do you get the space to do physical activity and all of that? सो बेसिकली शिप पे ये होता है कि अगर शिप छोटी है या फिर स्पेस कंस्ट्रेंट है, तो शिप के अंदर की जो फ्लोर्स हैं उसी के ऊपर अगर आप चढ़ना चालू करोगे ना, आप अपनी जैसे फॉर एग्जांपल यू आर लिविंग ऑन द 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर एंड यू हैव टू गो एट बॉटम एट 7th फ्लोर, तो उसकी जो लेडर्स होती हैं, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उस हिसाब से जब आप मूवमेंट करना चालू करोगे तो ऑटोमेटिकली जितना आप नॉर्मल लाइफ में एज ए सिविलियन नहीं कर पाते उससे ज़्यादा वहाँ पे एफर्ट्स लग जाता है, तो दे फॉलो दैट काइंड ऑफ रूटीन। बड़ी शिप्स पे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस होता है बड़ी शिप पे, तो ये चलता रहता है वहाँ पे। तो आई वांटेड टू नो लाइक हाउ डिड यू गेट इनटू द नेवी? वो आपका एक्सपीरियंस वो कैसा था? हाँ, तो बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। माय फादर गॉट रिटायर्ड एज अ लेक्चरर, तो उस टाइम पे 12th तक आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम राजस्थान। आई वेंट to engineering college and completed my graduation as a from BTech in electronics and communication। तो उस टाइम पे ये सीन था कि कॉलेज के अंदर आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों आए थे शॉर्ट सर्विस कमीशन के इंटरव्यू के लिए, और मैं लिटरली मेरा कॉर्पोरेट के अंदर हो गया था, तो मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया उसके अंदर। लेकिन फाइनली जब मैं कॉर्पोरेट के अंदर गया, मैंने वहाँ की लाइफ देखी एंड आई वाज अ स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ माय लाइफ, तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ एडवेंचरस होना चाहिए। एंड सडनली आई सॉ एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर अलॉन्ग विथ माय फ्रेंड। आई वाज वर्किंग एज अ लेक्चरर इन वन ऑफ द कॉलेज इन जयपुर, तो वहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट मेरे फ्रेंड ने भी देखा और मैंने भी देखा उस टाइम पे, तो उसने बस मुझे ये बोला कि नेवी का वैकेंसी निकला है, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड हम चलते हैं, इंटरव्यू दे के आते हैं। तो उस टाइम पे मेरा ये सोचने का तरीका था कि फौज के अंदर जब भी जाते हो ना, डॉक्यूमेंटेशंस बहुत सारे रिक्वायर्ड होते हैं और आपको बहुत चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। तो मैंने उसको बोला कि इफ़ यू आर डूइंग दैट, यू जस्ट डू इट फॉर मी एज वेल, बट आई एम रियली इंटरेस्टेड इन बिकमिंग एंड गोइंग फॉर द इंटरव्यू। तो उसने किया और हम आए SSB देने का। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू होता है ये। और वहाँ पे जब मैं पहली बार पहुँचा, ट्रेन से गया था मैं, और जैसे ही गया तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन के बाद बहुत सारी मिलिट्री की बसेस लगी हुई थी, और मिलिट्री की बसेस में ऐसा सीन था कि जो कैडेट्स बोलते हैं जो इंटरव्यू देने आते हैं, उन्होंने ऐसे पूरा के पूरा लाइन बना रखा था, और वो एक लास्ट वाला कैडेट एक लगेज उठा के आगे वाले को पास कर रहा है, फिर आगे वाले को पास कर रहा है, फिर आगे वाले को, फिर ऊपर चढ़ा रहे थे। तो वहाँ पे एक साहब खड़े हुए थे जो मिलिट्री के साहब होते हैं। मैंने उनसे जाके पूछा एज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि मैंने बोला साहब इंटरव्यू यहाँ से स्टार्ट हो गया है क्या, मुझे मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखानी है। तो ही सेड नो, ये सब पहले आ गए थे तो वो खाली लगेज एडजस्ट कर रहे हैं। तो हम बैठ गए फिर ये बस के अंदर, फिर हम SSB सेंटर पहुँचे। SSB सेंटर के अंदर वी वर अराउंड 247 कैडेट्स एट दैट टाइम। तो सबसे पूछा कि कौन पहली बार दे रहा है, कौन सेकंड टाइम दे रहा है, कौन थर्ड टाइम दे रहा है, कौन रिपीटर है। तो सेग्रीगेटेड हो गया ऐसा। उसके बाद फिर वहाँ पे 3 ग्रुप्स बनाए जाते हैं। उस टाइम पे 3 ग्रुप्स बनाए जाते हैं और 3 पैटर्न के अंदर इंटरव्यू होता है। फर्स्ट इज दैट कैन बी रैंडमली एडजस्टेड, कभी भी किसी भी ग्रुप का कोई सा भी इंटरव्यू होता है। तो फर्स्ट इज साइकोलॉजी टेस्ट, साइकोलॉजी के अंदर मल्टीपल इंटरव्यूज होते हैं। सेकंड इज इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, एंड थर्ड इज ग्राउंड टास्क जो फिजिकल एक्टिविटी होती है। तो मेरा पहले दिन जब साइकोलॉजी टेस्ट स्टार्ट हुआ मेरे ग्रुप का, तो साइकोलॉजी टेस्ट के अंदर जो मल्टीपल इंटरव्यूज होते हैं, उससे पहले एक इंटरव्यू होता है जिसके अंदर स्क्रूटिनी होती है।
कि 247 के अंदर से कितने कैडेट्स 5 डेज तक रहेंगे, बाकी सबको उसी दिन वापस घर पे भेज दिया जाता है। एंड उसके अंदर ये चीज़ होती है कि आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी इनिशियली प्रोजेक्टर के ऊपर, और उस पिक्चर को देख के बस आपको लिखना है, एक स्टोरी लिखनी है कि आपने क्या समझा उस पिक्चर से, वो क्या सीन था, और आपका परसेप्शन क्या है उस पिक्चर को लेके। तो मैंने जो पिक्चर देखी थी, मैं आपको किस्सा बताना चाह रहा हूँ कि एक हाथी था, उस पर 4 लोग बैठे हुए थे। तो 4 लोग बैठे हुए हैं हाथी पे और आसपास कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो व्हाट डू यू थिंक, कि आप क्या सोचेंगे उस बारे में कि एक हाथी पे 4 लोग बैठे हुए हैं? बताइए नजरिया। बहुत सारे सैर कर रहे हैं, हाथी की सैर कर रहे हैं। पिकनिक मनाने गए हैं, वेकेशंस पे हैं, ऐसे करके। लेकिन ये तो एक ऑर्डिनरी थीम हो गई, ये कॉमन थीम हो गई, ये कोई भी सोच सकता है। अगर किसी को ऐसा सोचना है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, तो वो क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा, जैसे मैंने सोचा था उस टाइम पे, मैं अपना स्टोरी शेयर करता हूँ। मैंने बोला कि एक हाथी पे 4 लोग क्यों बैठे होंगे? कुछ तो रीजन होगा कि एक हाथी पे 4 लोग बैठे होंगे। 2 भी बैठ सकते थे, 3 भी बैठ सकते थे, 4 लोग क्यों दिखाए? तो उसके ऊपर जो मैंने स्टोरी लिखी थी, वो ये लिखी थी कि एक गांव है सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, वहाँ पे फ्लड आ गया था, और फ्लड अच्छा। आ गया था तो लोग इधर उधर भागने लग गए, उनका सामान डूबने लग गया। तो वहाँ पे एक बंदा था जो डॉक्टर बनना चाहता था, उसी की प्रिपरेशन कर रहा था, और उसके दिमाग में यही था कि मैं डॉक्टर बन के गरीबों का इलाज करूँगा, ऑपरेट करूँगा, फ्री में अपनी सर्विसेज दूंगा। तो उसको लगा कि पहली बार मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो वो एक हाथी लेके आया, उसने सबको बिठा के रेस्क्यू करना चालू किया, और उसने बहुत सारी जानें बचाई, और उसके बाद फिर वो अभी डॉक्टर बन गया। तो ऐसे करी। तो इट्स काइंड ऑफ माइंडसेट कि आप कैसे कर रहे हो, आपने लोगों के बारे में सोचा। तो ये पहला मेरा टेस्ट था। सिमिलरली उस जब 247 थे, तो उसके अंदर से 45 लोग बच गए, बाकी सब चले गए वहाँ से। उसके बाद हमारे फिर ये 3 तरीके के टेस्ट चालू हुए। जो साइकोलॉजी टेस्ट होता है फर्स्ट वाला, उसके अंदर था पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है। जैसे ये एक पिक्चर दिखाई थी, वैसी 15 पिक्चर्स कंटिन्यूसली आती है। पहली पिक्चर आएगी, 10 सेकंड्स आप देखोगे, फिर 3 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, यू हैव टू राइट डाउन अ स्टोरी। फिर जैसे ही वो 3 मिनट खत्म होंगे, विदाउट एनी अलार्म, विदाउट एनी नोटिफिकेशन, आपको सेकंड पिक्चर दिखाई जाएगी। तो ऐसे सीक्वेंस के अंदर 15 पिक्चर्स आपकी पूरी लाइन के अंदर आती है। अच्छा। हाँ, ये होता है पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। उसके बाद होता है वर्ड अप्रिशिएशन टेस्ट। वर्ड अप्रिशिएशन टेस्ट के अंदर 60 वर्ड्स आएंगे कंटिन्यूसली। फर्स्ट वर्ड आया, जैसे फॉर एग्जांपल रोज आ गया, तो रोज पे आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, एक सेंटेंस लिखना है। सेकंड आता है, जैसे ही 10 सेकंड्स खत्म होंगे, 10 सेकंड्स के बाद दूसरा वर्ड, फिर 10 सेकंड्स के बाद थर्ड वर्ड, तो 10 सेकंड का ही टाइम है। ऐसे 60 वर्ड्स कंटिन्यूएशन के अंदर आता है। उसके बाद आता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, कि आप जैसे रोड पे जा रहे हो और आपने देखा कि सामने वाली बिल्डिंग के अंदर आग लग गई है, तो आप क्या करोगे? वो मैं जो आपको पहला एग्जांपल दे रहा था कि अगर आपकी सोसाइटी के अंदर या फिर आपके आसपास वाले एरिया के अंदर कुछ भी सिचुएशन ऐसी खराब हुई और वहाँ पे फौजी मौजूद है, तो वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। तो ये हमारा उस टाइम पे ही जज कर लिया जाता है। आपकी मेंटल एजिलिटी जज हो रही है। करेक्ट, उस टाइम पे फर्स्ट डे जब हम फौज के अंदर इंटरव्यू दे रहे हैं, तभी जज कर लिया जाता है कि अगर इस बिल्डिंग के अंदर आग लगी है या फिर एक बंदा नदी के अंदर डूब रहा है, तो ये फौजी क्या करेगा उस टाइम पे। तो उस टाइम से ही सब कुछ पता चल जाता है। जो ऑफिसर्स होते हैं जो उसको इवेल्युएट करेंगे, सबको पता हो जाता है कि ये बंदा बन सकता है ऑफिसर, या ये बंदा जवान बन सकता है। तो ये थर्ड टाइप ऑफ टेस्ट हो गया, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। फिर लास्ट होता है पर्सनल परसेप्शन टेस्ट, कि हमारे लाइफ में हमने आज तक क्या किया है। वो अपने ऊपर एक पूरा पैराग्राफ लिखना होता है। दिस एंटायर 4 टेस्ट मेक्स साइकोलॉजिकल टेस्ट। नेक्स्ट होता है पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू के अंदर जस्ट लाइक दिस स्टूडियो, एक रूम होता है जिसमें एक सामने ऑफिसर बैठे होंगे, उनके ऊपर एक लाइट लगी होगी। इंटरोगेशन वाला आपने अच्छा, वीडियो के interrogate अंदर करेंगे देखा। वैसे ही आप जाओगे अंदर और वहाँ पे आप बैठे होगे, आपके ऊपर भी लाइट चलेगी। देन ही विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। तो मुझे ऐसा लगा कि एक एक करके क्वेश्चंस पूछेंगे उस टाइम पे। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, तो मैंने आंसर देना चालू कर दिया, बट उन्होंने वेट, आई विल आस्क एटलीस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस इन कंटिन्यूशन, और यू हैव टू गिव मी आंसर्स इन सीक्वेंस में ही आंसर देना है अच्छा, उसके अंदर। वो एक बारी में सवाल बोलेंगे, आपको सब जवाब एक सब साथ कुछ देने हैं। जवाब एक साथ सीक्वेंस में देने हैं, और उन्होंने लिखा हुआ था वो सारी चीजें। एंड क्वेश्चंस वाज नॉर्मल लाइफ क्वेश्चंस, बट आपको सीक्वेंस याद रखना है कि वो सीक्वेंस किस तरीके से कहाँ पे मैच हो रहा है, और यू हैव टू रिमेंबर दैट। उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टोरी बना के बताना है। तो उससे प्रेजेंस ऑफ माइंड उसी टाइम पे इवेल्युएट कर लेते हैं वो, कि ये इस बंदे को, अगर हमने जैसे ये घर से आ रहा है, घर पे आते ही ऑफिस के अंदर घुसा, और ऑफिस के अंदर जाते ही इसको हमने टास्क दिया, तो
अपने घर का सारा जो भी उसके दिमाग में चल रहा है, रोड पे आने का दिमाग में चल रहा है, लेकिन वो जैसे ही हमने उसको इस सिचुएशन में डाला, वो अपने माइंडसेट को कैसे चेंज कर रहा है और ये प्रेजेंट सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहा है. सेम गोज फॉर दिस करंट इंसिडेंट और करंट सिनेरियो एज वेल, कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. आज वो बंदा गया है वहां पे, उसको चीज नहीं मिली, गन हाथ के अंदर है, गन नहीं फायर हुई, तो वो क्या करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा. तो वही प्रेजेंस ऑफ माइंड वहीं पे डिसाइड हो जाता है पहले दिन जब इंटरव्यू चल रहा है. तो फौजी ऐसे सेलेक्ट होता है. उसके बाद ग्राउंड टास्क होता है. ग्राउंड टास्क के अंदर सारी सिचुएशंस कि आपका क्रू यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ पे नदी है, सामने आपको एनिमी दिख रही है, आपको अपनी पूरी टीम को यहाँ से वहाँ लेके जाना है, टीम वर्क कैसे करना है, कैसे बचाओगे, कैसे उनको मारोगे, क्या करोगे, सब तो कुछ अच्छा, ये उसी time पे. फिजिकली सब होता है. हाँ, फिजिकली एक एक्सरसाइज होती है जिसके अंदर हमको सारे ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करने पड़ते हैं. उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज जो ग्राउंड के अंदर होती है वो ये वॉर सिनेरियो की होती है, जिसके अंदर अलग अलग सिचुएशंस होती हैं और खाली आपका माइंड देखा जाता है, जज किया जाता है कि आप कैसे उस सिचुएशंस को सॉल्व कर पा रहे हो और कैसे उस सिचुएशन से निकल पा रहे हो. और उसके अंदर फर्स्ट जो चीज़ ध्यान में रखने की होती है कि टीम वर्क होता है, प्लस आप अपने लोग, अपने जो साथ के सैनिक हैं, जो साथ के भाई हैं हमारे, उनको कैसे प्रोटेक्ट करके अपनी कंट्री को हार्म ना पहुंचा के, ना होने देने के बाद आप कैसे एनईपी से फाइट कर रहे हो, वो देखा जाता है. तो ये सारी चीज़ें वहाँ से डिफाइन हो जाती हैं और उसके बाद फिर आप जब क्लियर कर लेते हो ये सारी चीज़ें, तो आप एज ए ऑफिसर बन जाते हो या फिर एक सेलर बन जाते हो और फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है. तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस. और आप ये सोचो कि इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है, किस तरीके से बनाया गया है. ये 5 दिन का प्रोसेस होता है. सबसे बड़ा इंटरव्यू होता है. अगर आप सोचें इस तरीके से कि आज आप कॉर्पोरेट के अंदर जा रहे हैं तो आपके 5 राउंड होते हैं, वो अलग अलग दिनों में आधा आधा घंटे के होते हैं. 5 दिन आपकी पूरी लाइफ को 24/7 एनालाइज किया जाता है वहाँ पे. उसके बाद फिर वो एक कंक्लूजन पे आते हैं और आप 247 जो मैंने आपको कैडेट्स बताए थे, उसमें से हम खाली 4 कैडेट्स गॉट कन्वर्टेड इनटू ऑफिसर. और तो इतना स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है. मतलब और बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग प्रोसेस है. करेक्ट, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग. करेक्ट. और ग्रैनुलरिटी में जाके एक एक चीज के बारे में पता करते हैं कि क्या ये सच में कंट्री का भार अपने शोल्डर्स पे उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं. तो वो जो वहाँ पे सेलेक्ट होते हैं ना, वो हमारी बॉर्डर्स पे हमको प्रोटेक्शन देते हैं. वो कंट्री की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके आज जिनकी वजह से हम घर पे सो पा रहे हैं, वो उनकी वजह से सो पा रहे हैं जो उस टाइम पे वहाँ पे सेलेक्ट होता है. तो ये प्रोसेस आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रहे हो. हम्म. एक आम आदमी जब सोता है, करेक्ट, उसको नहीं पता कि व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग. करेक्ट, ये तो दिस इज समथिंग विच इज एस्केलेटेड वेरी मच. ट्रू. तो सबकी पब्लिक नोटिस में आया है. बट आई एम श्योर ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स होते हैं जो कभी पता ही नहीं चलते. नहीं पता चलता है. नहीं बट पता चलता है. दे कुड हैव बीन सीरियस थ्रेट्स टू द कंट्री. ट्रू. जो वहाँ पे रह रहे हैं 24/7, जो आर्मी के बेसेस है हमारे, जो चाइना बॉर्डर पे हैं, जो पाकिस्तान बॉर्डर पे हैं, वो तो रियल लाइफ में ये चीज़ें देखते हैं. मतलब उनकी तो लाइफ ही स्टेक पे है हर टाइम पे. और वो हर मौसम में रहते हैं वहाँ पे, हर वेदर कंडीशंस में, हर टेम्परेचर में रहते हैं, अपने आप को सर्वाइव करते हैं, अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं, साथ में रहते हैं. और उनके सामने ऐसे इंसिडेंट डेली बेसिस पे होते हैं. तो व्हाट इज योर मैसेज टू एन एवरेज सिटीजन इन इंडिया इन दिस करंट सिनेरियो? करंट सिनेरियो में एक ही चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो मेरे को आज के टाइम पे फील भी हो रहा है और वो कन्वे भी होना चाहिए सिविलियंस को, जो नागरिक है, जो जहाँ पे भी रह रहे हैं. पहली चीज़, अपने देश पे भरोसा रखो, अपने लीडर्स पे भरोसा रखो. सेकंड, आपको कहीं पे भी कुछ भी दिख रहा है होता हुआ, खाली इस टाइम के लिए, इस सिचुएशन के लिए ये छोड़ दो कि मुझे यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ानी. इस टाइम पे देश को आपकी ज़रूरत है. जैसे आपको फौजियों की ज़रूरत है, लीडर्स की ज़रूरत है, वैसे देश को भी, उनको भी आपकी ज़रूरत है. तो कहीं पे भी कोई भी आपको मूवमेंट दिख रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको पोस्ट मत करो. गायब हो जाओ सोशल मीडिया से थोड़े टाइम के लिए. नहीं चाहिए हमको ये सारी चीज़ें. हम बाद में आराम से कर लेंगे. क्योंकि जब आप वो कर रहे हो ना, तो आप एक लोकेशन शेयर कर रहे हो. अभी जो मैं वीडियोस देख रहा हूँ, आप एक एग्जांपल लो. अगर उनका ड्रोन आ रहा है, एक लोकेशन से फायर हुआ, एक हिट हुआ, लॉन्च हुआ ड्रोन, उसका एक पैराबोला इम्पैक्ट होता है, पैराबोला के डायरेक्शन के अंदर जाएगा वो. अगर उसको हमारी मिसाइल जाके या फिर हमारा ड्रोन जाके उसको इंटरसेप्ट करके उसको डिफ्यूज कर रहा है वहाँ पे, तो क्या हम एक वीडियो से उसका एंगल जस्टिफाई नहीं कर सकते?
समझ रहे हैं आप बात? तो ये सारी चीजें हमको क्यों फैलानी है, क्यों करना है आपके Right. लिए? आई नो यू देयर माइट बी अ थिंग कि आप ये देख रहे हो कि सामने वाले को इन्फॉर्मेशन मिले, लेकिन नहीं चाहिए अभी इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन लेके आज जो हम ग्राउंड पे बैठे हैं वो क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। मीडिया वाले कर रहे हैं, उनको करने दो। मीडिया इज डूइंग अ राइट थिंग, जितना वो कर सकते हैं उतना अच्छा कर रहे हैं वो। कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं फैला रहे, अच्छी बात ही कर रहे हैं इंडिया के लिए, ताकि हर इंसान सेटिस्फाइड रहे, खुश रहे। लेकिन जो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे चल रहा है दैट इज़ नॉट गुड। तो कहीं पे भी कुछ भी मूवमेंट दिख रहा है आपको, अगर आपको कोई कॉन्वॉय भी जाता हुआ दिख रहा है, तो आपका काम ये होना चाहिए कि अपने मोबाइल डालो पॉकेट के अंदर, खड़े रहो, फौजियों को वेव करो, सैल्यूट मारो और ऑल दी बेस्ट बोलो, और आप अपने रास्ते चले जाओ, उनको अपने रास्ते जाने दो। तो यही कर्तव्य होना चाहिए, बिकॉज ये वॉर खाली फौजी नहीं लड़ रहा, खाली देश की सरकार नहीं लड़ रही, ये हर एक इंसान लड़ रहा है। सेकेंड चीज जो अभी चल रहा है कि न्यूज में भी आ रहा है कि पाकिस्तान साइबर अटैक की तैयारी करने वाला है, तो कोई भी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, जस्ट ब्लॉक देम। हमको नहीं जरूरत है अभी इस चीज की, हम इनको बाद में एंटरटेन कर लेंगे। 3-4 महीने बाद जब सब कुछ सेटल हो जाएगा, भगवान ने चाहा तो पीओके भी हमारे अंदर आ जाएगा उस टाइम तक, तो अच्छी तरह सेलिब्रेट करके सेटल कर लेंगे। अभी इन सब चीज को छोड़ दो, निकल जाओ सोशल मीडिया की दुनिया से, खाली इन्फॉर्मेशन लो जो मिल रही है आपको सोशल मीडिया पे, जो आपको यूट्यूब पे मिल रही है, जो वीडियोज आ रहे हैं उससे इन्फॉर्मेशन लो, क्योंकि वहां के लोग वैसे ही इन्फॉर्मेशन बहुत दे रहे हैं अपन को। उनको पता है कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 160 करोड़ है, उन्होंने एक वीडियो निकाला, हिंदुस्तान वैसे ही उसको अमीर बना देगा, यूट्यूब के थ्रू वैसे ही अमीर बन जाएगा। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है हमारे पास, हम सब देखते रहते हैं, तो हम खाली इन्फॉर्मेशन रिसीवर बन जाते हैं यहाँ पे, हमको इन्फॉर्मेशन नहीं बांटनी है। तो ये एक मैसेज मैं कन्वे करना चाहूँगा आज के टाइम पे अपनी देश की जनता को, कि थोड़े टाइम के लिए ऐसे करते हैं, और जब जीत जाएंगे उसके बाद फिर दुनिया को पता चल जाएगा, हमको पता चल जाएगा, पीओके हमारे पास आ जाएगा, तो उससे बड़ी खुशी की बात नहीं होगी हमारे लिए। तो अभी रोक देते हैं बस अपन अपने आप को। Absolutely. I think is this time India is going to retaliate very well करेक्ट, with proper measured response, जो जिसकी जरूरत है. ट्रू। And most probably this will be the end of terror attacks and whatever that has been happening since lot of time. Unethical पाकिस्तान activities, उस बहुत वीक पोजीशन में है. बिल्कुल, और यही अपने पास अपॉर्चुनिटी है, इतना पहुंच गए हैं तो कर दो। मैं तो अगर मोदी जी के पास भी ये मैसेज जाएगा तो सर हम आपको देख रहे हैं, और आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो सराखों पर है, बहुत अच्छा, कंट्री भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, सब लोग खुश हैं आपसे। लेकिन बस ये बात बोलना चाहूँगा कि अगर इतना अंदर तक जा चुके हैं तो पीओके अगर आ जाएगा तो बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी, हर एक इंसान को खुशी होगी। और हम याद रखेंगे कि किस टाइम पे, किस सिचुएशन में हमने जो चाहा था वो हमको मिल गया, तो अच्छा लगेगा। Absolutely. Thank you so much अपने टाइम के लिए. थैंक्स टाइम निकाल करके आए आप आए. थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी।